हाय। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एकता एकेडमी की हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का उपविषय कारक। तो चलिए सबसे पहले कारक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रियापद के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। बच्चे, वाक्य में जो क्रियापद होता है उस क्रियापद के साथ संबंध बताने वाले शब्द, उस क्रियापद के साथ जो भी शब्द संबंध प्रकट कर रहा होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब कि वाक्य में राम ने खाना खाया, तो बच्चे ये खाया शब्द जो है ये क्रिया है। ठीक है। अब कारक को बताने के लिए विभक्ति होती है, ये विभक्ति है ने, और इस विभक्ति से पहले वाला शब्द जो होगा वो वही कारक होगा जो विभक्ति होगी। ये ने विभक्ति है और ने विभक्ति कर्ता कारक में लगती है, तो राम शब्द जो है वो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है। तो क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया के साथ संबंध कौन प्रकट कर रहा है? स्नेह विभक्ति ने राम जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द का संबंध प्रकट किया है क्रिया के साथ, तो ये शब्द हुए कारक। ठीक है। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अब हमने आगे उन 8 भेदों के बारे में पढ़ना है। बच्चे, सबसे पहले आपको 8 कारक के नाम याद होने जरूरी है और 8 कारक की आपको विभक्ति याद होनी जरूरी है। हाँ जी। तो बच्चे, ये हैं 8 कारक के नाम और उनकी विभक्ति। अगर बच्चे आपको कारक के नाम और विभक्ति अच्छे से याद है तो कारक को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। वाक्य में कारक को पहचानना बेहद आसान है, बशर्ते आपको कारक की विभक्ति याद होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा बच्चे, आपकी किताब में कर्ता कारक कर्म कारक के बाद करण कारक लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर संप्रदान कारक लिखा है। मैंने संप्रदान कारक पहले इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको कर्म कारक और संप्रदान कारक, जिसमें दोनों में विभक्ति को है, तो दोनों में अंतर स्पष्ट साथ के साथ कर सकूं। उसी तरीके से करण कारक और अपादान कारक भी मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि दोनों की विभक्ति से है, तो मैं दोनों में अंतर एक साथ स्पष्ट करना चाहती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारक है बच्चे कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति है ने। हाँ, वाक्य में अगर ने आएगा तो पहचानना तो बहुत आसान है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वाक्य पढ़ा था, राम ने खाना खाया। तो राम ने खाना खाया, ने विभक्ति है, तो ने से पहले वाला शब्द कौन सा कारक हुआ? राम शब्द कौन सा हुआ? कर्ता कारक। मतलब राम ने, ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक है। उसी तरीके से बच्चे कर्म कारक में कौन सी विभक्ति आती है? को। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो मारा शब्द है क्रिया और को विभक्ति, मैंने इसमें आपसे को विभक्ति पर ध्यान देने के लिए कहा है। को, राम ने रावण को मारा, रावण को विभक्ति से पहला शब्द जो है वो कौन है? रावण। तो यहाँ पे रावण शब्द जो है वो रावण को, ये हो गया आपका कर्म कारक। ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि विभक्ति को देखकर हम वाक्य में कारक को पहचान बहुत आसानी से सकते हैं। लेकिन बच्चे, सिर्फ इन 2 कारक में ऐसा होता है कि वाक्य में कई बार विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इन 2 कारक में से कोई एक कारक होता है। ठीक है। या तो वो कर्ता कारक होगा या कर्म कारक होगा अगर कोई विभक्ति नहीं है। अगर वाक्य में कोई विभक्ति नहीं है और आपसे पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो बच्चे आपने इन सब कारक पर ध्यान नहीं देना है। अगर वाक्य में कोई विभक्ति नहीं है, कारक पहचानने के लिए कहा जा रहा है, तो या तो वो कर्ता कारक होगा या फिर वो कर्म कारक होगा। अब कर्ता कारक है या कर्म कारक, ये कैसे पहचानेंगे? उसके लिए देखिए बच्चे, अगर वाक्य में कोई विभक्ति नहीं है तो जो भी शब्द क्रिया शब्द होगा, जो भी वाक्य में क्रिया होगी, उस क्रिया से पहले आप अपने दिमाग में एक शब्द लगाएंगे, कौन। अगर कौन का उत्तर मिल रहा है तो वो होगा कर्ता कारक। ठीक उसी तरीके से आप कर्म कारक के लिए भी वाक्य में जो भी क्रिया शब्द होगा, उस क्रिया शब्द से पहले आप अपने दिमाग में एक प्रश्न लगाएंगे, क्या। अगर क्या का उत्तर मिल गया
तो वो होगा कर्म कारक। जैसे आपको वाक्य में क्या करना है, आपको वाक्य में सबसे पहले क्रिया शब्द ढूंढना है। आपको कर्ता कारक कर्म कारक को जानने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वाक्य में क्रिया शब्द ढूंढना है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब आपको लगाना है कौन, कौन, कौन का उत्तर क्या मिल रहा है, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं शब्द जो हो गया वो क्या हो गया, कर्ता, ठीक है। अब उसी तरीके से वाक्य में आपको क्रिया ढूंढनी है। क्रिया से पहले आपको ढूंढना है क्या का उत्तर। क्या पढ़ा रही हूं, मैं कारक पढ़ा रही हूं, तो ये कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। बहुत आसान है ना। अगर वाक्य में कोई विभक्ति नहीं है बच्चे, तो आपने बिना विभक्ति वाले वाक्य में सिर्फ कर्ता कारक या कर्म कारक को ही ढूंढना है, और उसके ढूंढने का तरीका कौन और क्या। हाँ जी, अब है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में बच्चे ये जो के लिए है वो तो बहुत आसान है। वाक्य में अगर के लिए आ रहा है तो आप फट से बता सकते हैं कि वो संप्रदान कारक है। मैंने भाई के लिए किताब खरीदी, किसके लिए, भाई के लिए। तो ये जो है ये हमारा क्या है, संप्रदान कारक है। किसके लिए किताब खरीदी, भाई के लिए खरीदी, तो भाई के लिए ये कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। लेकिन मुश्किल जो है इसमें वो ये है, यहां पर भी को है और कर्म कारक में भी को है। अब इस को कैसे पहचानेंगे कि आखिर कौन सा वाला को वाला वाक्य कर्म कारक है और कौन से को वाला कारक संप्रदान कारक है। तो वो भी मुश्किल नहीं है बच्चे। देखिए, संप्रदान, संप्रदान का मतलब क्या होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है, या फिर कुछ उदारता के साथ किया जाए, ठीक है, उदारता के साथ कुछ किया जाए तो वहां पर होता है संप्रदान कारक, ठीक है। ये तो खैर परिभाषा थी, परिभाषा तो हो जाती है रट्टाफिकेशन, ठीक है। फिलहाल आप एक बात को समझिए कि अगर वाक्य में को है और पहचानना है कि उसमें संप्रदान कारक है या फिर कर्म कारक है, तो आपको क्रिया शब्द देखनी है। क्रिया शब्द में दी, दिया, देना शब्द होगा, लेकिन ये दी, दिया, देना शब्द जो होंगे उसमें ये देख लेना कि सच में कुछ दिया भी जा रहा है या फिर सिर्फ ऐसे ही दिया लिखा हुआ है। मैं आपको दोनों वाक्य बोलकर दिखाऊंगी ऐसा मैंने क्यों कहा, ध्यान से सुनना। मैंने कुत्ते को मार दिया, मारा नहीं है, ठीक है। मैंने कुत्ते को मार दिया, मैंने कुत्ते को खाना दिया, मैंने कुत्ते को मार दिया, मैंने कुत्ते को खाना दिया। अब देखो, दोनों में लास्ट में आखिरी में जो क्रिया है वो दिया शब्द है, लेकिन दिया किस में गया है, मैंने कुत्ते को मार दिया उसमें कुछ दे रही हूं नहीं ना, कुत्ते को, तो वहां पर जो है कर्म कारक होगा, ठीक है। और मैंने कुत्ते को खाना दिया उसमें मैं उदारता के साथ कुछ दे रही हूं, ठीक है, तो यहां पर देने का काम किया जा रहा है, तो ये है संप्रदान कारक, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी वाक्य हो जिसमें को हो तो को की जगह ना के लिए लगाकर देखना। अगर को की जगह पर के लिए लगाकर वाक्य बन रहा है तो वो संप्रदान कारक होगा। अगर को की जगह के लिए लगाकर वाक्य नहीं बन रहा है तो वो कर्म कारक होगा। मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ ने भाई को किताब दी, माँ ने भाई के लिए किताब दी, वाक्य बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सच में कुछ चीज दी जा रही है। माँ ने भाई के लिए किताब दी, माँ ने भाई को किताब दी, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। माँ ने भाई को रोटी खिलाई, माँ ने भाई के लिए रोटी खिलाई, ठीक है। अब यहां पर भाई जो है, भाई इससे पहले वाला ही तो शब्द होगा ना, भाई के लिए रोटी खिलाई, भाई के लिए रोटी खिलाई, मतलब भाई के लिए रोटी किसी और को ही खिला दी गई है, भाई को नहीं दी गई है, ठीक है। मतलब के लिए लगाया तो मतलब ही बदल गया बिल्कुल, ठीक है, वाक्य नहीं बना, तो इसका मतलब इस वाक्य में जो होगा वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। हाँ जी, अब है हमारा करण कारक। बेहद आसान है कि जो कर्ता होता है वो क्रिया को करने के लिए साधन की सहायता लेता है, तो साधन की जो सहायता लेता है वह करण कारक होता है, ठीक है। जैसे कि चम्मच से चीनी घोलो, यहाँ पे चीनी घोलने का काम किया जा रहा है, क्रिया क्या है, घोलो, ठीक है। तो घोलने का काम किससे किया जा रहा है, चम्मच से, तो ये है साधन जिसकी सहायता ली गई है कर्ता द्वारा। कोई भी जो चीनी घोल रहा है वो
चम्मच से चीनी घोल रहा है। अपादान कारक में भी विभक्ति जो होती है वो से होती है, लेकिन इसमें जो भाव होता है वो अलग होने का भाव प्रकट होता है, अलग होने का भाव का बोध होता है। ठीक है, अब वो कैसे? पहली बात तो बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे जैसे हमने संप्रदान में को की जगह पर के लिए लगाकर देखा था, वाक्य बन रहा था तो संप्रदान कारक, और अगर वाक्य नहीं बन रहा तो कर्म कारक। ठीक उसी तरीके से बच्चे इसमें भी आप ऐसे करके देखना, से की जगह पर द्वारा शब्द लगाकर देखना, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, करण कारक की एक और विभक्ति होती है, वो क्या होती है? के द्वारा। आपको क्या करना है? से की जगह पर आप के द्वारा लगाकर देखना, अगर वाक्य बन जाए तो वो करण कारक, और अगर वाक्य ना बने तो अपादान कारक। एक तो तरीका ये है जानने का, जैसे कि चम्मच से चीनी घोलो, चम्मच द्वारा चीनी घोलो, बिल्कुल वाक्य बन रहा है, तो ये क्या हो गया? करण कारक। चलिए अब दूसरा तरीका बताती हूँ, कैसे पता चलेगा ये से अपादान कारक है। बच्चे अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है, जैसे कि बच्चा साइकिल से गिर गया, बच्चा साइकिल से अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। ठीक है, और बताती हूँ, जैसे कि गंगा नदी हिमालय से बहती है, गंगा नदी हिमालय से बहती है। अब गंगा नदी जो है वो हिमालय से अलग होके ही तो बह रही है भाई। अगर गंगा नदी अगर हरिद्वार में बह रही है तो हिमालय को साथ लेकर थोड़ी आई है अपने साथ, हिमालय को तो छोड़कर ही आई है पीछे। हिमालय से बहती हुई वो हरिद्वार में आई है ना, तो हिमालय से बहती है, हिमालय से अलग हो रही है। ठीक है, बच्चा विद्यालय से घर गया, अब बच्चा विद्यालय को बैग में पैक करके तो लेकर नहीं जा रहा ना, बच्चा विद्यालय से अलग होकर ही तो घर जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी अलग होने का बोध हो रहा है वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। एक तो बच्चे हमने पढ़ा कि अलग होने का जो भाव होगा वहां पर अपादान कारक होगा, लेकिन अपादान कारक बच्चे कहीं पर भी जहां पर भय, डर की बात की जा रही होगी वहां पर भी अपादान कारक होगा। मुझे छिपकली से डर लगता है, छिपकली से, तो यहां पर क्या हो गया? अपादान कारक। छिपकली से डर लगता है, छिपकली से भय है, तो यहाँ पर डर की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। दूसरा, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, जेलस। ठीक है, जहां पर भी जिस वाक्य में भी ईर्ष्या की बात की जा रही है, जलन की बात की जा रही है, वहां पर भी अपादान कारक ही होगा। ठीक है, जैसे कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे ईर्ष्या का भाव बताया जा रहा है कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ लोगों से ईर्ष्या है, नहीं है लेकिन वाक्य बनाया है। ठीक है, मुझे कुछ लोगों से ईर्ष्या है, तो यह कुछ लोगों से, तो यहाँ पर अपादान कारक की बात हो रही है। अगर किसी वाक्य में तुलना की बात की जाए तो वहां पर भी बच्चे, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे राम श्याम से अच्छा है, यहाँ पे दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है। दो लोग हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, दो स्थान हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, अगर तुलना की जा रही है, कंपेयर जिसे कहते हैं, तुलना की जा रही है, तो वहां पर भी अपादान कारक होता है। ठीक उसी तरीके से घृणा, नफरत, द्वेष, अगर इनकी बात की जा रही है तो वहां पर भी अपादान कारक होगा। ठीक है, जैसे कि मोहन मक्खियों से घृणा करता है, मोहन मक्खियों से घृणा करता है, तो यहाँ पे मक्खियों से, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे तो बहुत आसान है बच्चे। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। परिभाषा की बात करें जिसमें हमें क्रिया के आधार का बोध होता है, आधार, ठीक है, उसका बोध होता है, तो वो होता है अधिकरण कारक। बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं? घर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हो गया अधिकरण कारक। छत पर काला कौवा बैठा है, छत पर, तो यहाँ पे आधार बताया जा रहा है कि काला कौवा कहाँ बैठा है। ठीक है, आधार बताया जा रहा है, तो वह अधिकरण कारक हो गया। अब आ जाता है बच्चे हमारा संबंध कारक, बेहद आसान, का, के, की। किसी भी वाक्य में का आ जाए, के आ जाए, की आ जाए, तो वहां पर संबंध कारक होगा। देखो, संबंध कारक कहते किसे हैं? वाक्य में जो संज्ञा स्वर्णाम है उनका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा स्वर्णाम के साथ प्रकट होना, वो है संबंध कारक।
ठीक है, काके की, मेरे पास राम की पुस्तक है। राम और पुस्तक के बीच में संबंध कौन प्रकट कर रहा है? की। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? यहाँ पे कारक है संबंध कारक। हाँ, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये क्या है? रा रे री। रा रे री जो होता है बच्चे वाक्य में, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, मेरा, मेरे, मेरी, ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द भी संबंध प्रकट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है? तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है? तो यहाँ पे तुम्हारा दोस्त, दोनों के बीच में संबंध प्रकट किया जा रहा है। तुम्हारा, तुम्हारा का रा जो है ये क्या बता रहा है? संबंधवाद कारक बता रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, मेरा, मेरे, मेरी, वाक्य में जो ये शब्द होते हैं ये संबंध कारक को प्रकट कर रहे होते हैं। आखिरी कारक है बच्चे संबोधन कारक, जो कि बेहद आसान है। जब भी कोई वक्ता मतलब बोलने वाला, जब कोई बोलने वाला किसी भी संज्ञा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, किसी को संबोधित कर रहा हो, बुला रहा हो, तो वहां पर संबोधन कारक होता है। अब संबोधन कारक में सिर्फ और सिर्फ ये हे और अरे जैसे शब्द नहीं होते हैं। यहाँ पे संबोधित करने के लिए कुछ भी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि हे, अरे, ओ, ओए, बहन जी, ए, ऐसे। जैसे हे प्रभु, ए लड़के, बहन जी जरा ये काम कर दीजिए। ठीक है, भाई साहब ये काम कर दीजिए। जब हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं, संबोधन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं हमारे संबोधन कारक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए कारक बेहद अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। यदि पानी है हिंदी में अचयन तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के संग। तब तक के लिए बाय।